Good morning, India. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज की इस क्लास के अंदर हम मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं, जिसमें फंडामेंटल का ये टॉपिक होने वाला है, या ऑल ओवर सब्जेक्ट्स में ये टॉपिक आता है, इसको किसी सब्जेक्ट में इंक्लूड नहीं कर सकते। जी हाँ दोस्तों, हम आज के टॉपिक में बात करेंगे इथिकल एंड लीगल इशू। इथिकल एंड लीगल इशू से रिगार्डिंग बहुत सारे सवाल हमारे एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। अच्छे अच्छे एग्जाम्स, चाहे वो आपका नॉर्सेट हो, आरआरबी हो, अपकमिंग कोई सी भी एग्जाम्स हो, उन सबके अंदर कहीं न कहीं 3 से 4 सवाल इनके आते हैं। 3 से 4 सवाल इनके देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में बात करेंगे कि क्या बैटरी है, क्या नेग्लिजेंस है, क्या टोट है, बहुत सारे सवाल हैं। ठीक है, या फिर मैनेजमेंट लीडरशिप से भी सवाल होते हैं। तो आज के वीडियो के अंदर हम बात करने वाले इथिकल एंड लीगल इश्यूज इन नर्सिंग। नर्सिंग करियर के अंदर क्या लीगल इश्यूज हो जाते हैं, उनसे सवाल आजकल देखने को मिल रहे हैं। ये एक अलग ही ट्रेंड आया है नर्सिंग के अंदर, जिसके अंदर कहीं ना कहीं ये टॉपिक में जो सवाल आते हैं, अगर आप मेरे साथ क्लास के साथ जुड़े रहेंगे तो डेफिनेटली आप इनको कर पाएंगे। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं बेस्ट सवाल के साथ में। चलिए, तो सवाल नंबर फर्स्ट, आई होप कि आपको विजिबिलिटी क्लियर होगी, आई होप कि आपको ऑडियो भी क्लियर होगा। चलिए तो बताते हैं। सवाल नंबर ये रहा। ठीक है, आप लोग मुझे कमेंट्स करते जाइए, मैं आपके कमेंट्स को बेसिकली रीड करूंगा, लेकिन जवाब मैं प्रॉपर दे पाऊंगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक भी यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन नहीं रह सके, सारे डाउट क्लियर हो जाए ड्यूरिंग क्लासेज जी। ठीक है, चलिए सवाल नंबर फर्स्ट आप लोगों के सामने ये रहा, नजरों के सामने। चलिए मेरे साथ पढ़ने की कोशिश कीजिए और आंसर सोचिएगा। ठीक है जी, आंसर सोचिएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए वेरी गुड, तो सोचिएगा क्या यहां पर लिखा आ रहा है, क्या यहां पर लिखा आ रहा है, ये देखिएगा। ओके, जस्ट अ सेकंड, बस क्लियर। चलिए, एन एल्डरली क्लाइंट हैज बीन एडमिटेड टू द मेडिकल सर्जिकल यूनिट फ्रॉम द पोस्ट एनेस्थेसिया केयर यूनिट। ठीक है, एक एल्डरली क्लाइंट था जो मेडिकल सर्जिकल यूनिट के अंदर भर्ती हुआ, कहां से, पोस्ट एनेस्थेसिया केयर यूनिट से आपके वार्ड के अंदर आया। ठीक है, यानी कि एनेस्थेसिया वाले यूनिट से आपके वार्ड के अंदर आया। ठीक है, चलो सर आ गया है, अब क्या करें, क्लाइंट के साथ में क्या हुआ वो देखते हैं। द क्लाइंट फॉल आउट टू द बेड व्हाइल द बेड इज हाई पोजीशन। ठीक है, क्लाइंट आपके बेड पे, आपके वार्ड के अंदर आ गया, वार्ड के अंदर बेड था, बेड पे सुला दिया, अब बेड से गिर गया पेशेंट। क्यों गिर गया? क्योंकि आपने क्या किया, हाई, देखो दो तरीके के बेड होते हैं, एक हाई स्टैंडिंग बेड होता है, हाई स्टैंडिंग नहीं बोलेंगे उसको, हाइट वाला बेड बोलेंगे, जिसकी हाइट ज्यादा होती है, नॉर्मल बेड पे भी होती है, और एक लोअर हाइट वाला बेड और होता है। लोअर हाइट वाला बेड क्या करता है, ये इस काम आता है, जो पेशेंट आपको लगता है कि फॉल डाउन हो सके, जिसको क्या बोलते हैं, प्रॉपर कॉन्शियसनेस नहीं है, उन सारे पेशेंट्स के लिए लोअर हाइट वाला बेड यूज लिया जाता है, लोअर हाइट वाला बेड। ठीक है, ओके। क्यों? क्योंकि गिर नहीं जाए, और साइड रेल्स प्रॉपर यूज की जाती है। तो आपने एक तो गलती ये कर दी, क्या कर दी, गलती कर दी भाई, आपके लापरवाही है कि आपने हाई पोजीशन वाला बेड यूज ले लिया, इसलिए क्लाइंट गिर गया विद साइड रेल्स डाउन, और साइड रेल्स और डाउन थी, एक गलती ये कर दी। ठीक है भाई, पोस्ट एनेस्थीसिया से आया था पेशेंट, तो ड्राउजी होगा, ड्राउजी है तो गिर सकता है, तो नीचे हाइट वाला बेड यूज लो और साइड रेल्स यूज लो। आपने लापरवाही कर दी, हाँ या ना, आपने लापरवाही कर दी। एंड द क्लाइंट इज अनअटेंडेड, और क्लाइंट को अटेंड और नहीं किया। पहली बात तो 3 गलतियां की, हाइट इंक्रीज वाला बेड आपने यूज ले लिया, इसलिए पेशेंट गिर गया। दूसरा, साइड रेल्स और आपने नहीं लगाई, इसलिए पेशेंट गिर गया। साइड रेल्स क्या होता है, ये बेड हुआ, बेड के दोनों साइड ऊपर हो जाती है, कुछ लिफ्टेड हो जाती है, वैसे उनको साइड रेल्स बोलते हैं। ठीक है, चलिए क्या होते हैं साइड रेल्स, ये तो आपको पता ही होगा। ये आपका बेड रहा, ठीक है, ये आपका बेड रहा। ओके, इस बेड पे जैसे क्लाइंट ये सो रहा है, तो यहाँ पे साइड रेल्स होती हैं, इनको ऊपर कर दो, ये ऊपर आ जाती है। यहाँ पे क्या होती है, साइड रेल्स होती है, ये ऊपर आ जाती है, तो पेशेंट लेफ्ट साइड में गिर नहीं पाता। ये आपने ऊपर नहीं किया, ठीक है, ऊपर नीचे करने का ऑप्शन होता है इसमें। ठीक है, ओके। और नीचे गिर भी गया, क्लाइंट नीचे गिर गया, नीचे गिरने के बाद भी आपने इसको नहीं उठाया, तो आपकी बेसिक लापरवाही है, बड़े लेवल पे क्या है, लापरवाही है, हाँ या ना, बिल्कुल है भाई, काम ही नहीं कर रहे हो। विच चार्ज इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द नर्स एक्शन, बताओ कौन सा चार्ज इस पे लगने वाला है, कलेक्टिव लायबिलिटी, विलफुल मिसकंडक्ट, बैटरी और नेग्लिजेंस, बताओ। तो एक एक पे चलते हैं। तो लापरवाही, नेग्लिजेंसी को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, लापरवाही बोलते हैं। ठीक है,
नेग्लिजेंसी का मतलब नेग्लेक्ट कर देना चीजों को, मना कर देना चीजों को, काम को करना है नहीं अच्छे ढंग से, ठीक है, ये किसको क्या बोलते हैं, नेग्लिजेंस बोलते हैं, ठीक है। मतलब आपकी वजह से पेशेंट को हार्म हो रहा है, दैट मीन्स नेग्लिजेंसी, ठीक है। आपने कोई लापरवाही की है ड्यूरिंग केयर, दैट मीन्स नेग्लिजेंसी। माल प्रैक्टिस भी होता है कि कोई प्रैक्टिस को आप प्रॉपर स्टैंडर्ड केयर पे कर ही नहीं रहे हैं, जिसकी रिक्वायरमेंट थी वो कर ही नहीं रहे, ठीक है। माल प्रैक्टिस ऑल्सो इंक्लूड इन नेग्लिजेंसी। नेग्लिजेंस एक बड़ा शब्द है जिसमें माल प्रैक्टिस भी इंक्लूड हो सकती है, समझ रहे हो ना, इसमें माल प्रैक्टिस भी इंक्लूड हो सकती है, ओके। तो देखो कलेक्टिव बार्गेनिंग का मतलब, सॉरी कलेक्टिव लायबिलिटी का, नॉट बार्गेनिंग, कलेक्टिव लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब आप कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे हो जो गलत कर रहे हो, रॉन्गफुल एक्टिविटी, ठीक है। रॉन्गफुल एक्टिविटी मतलब कोई एक्टिविटी को गलत तरीके से कर रहे हो, है ना, एक्टिविटी को गलत कर रहे हो, गलत एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है। विलफुल मिसकंडक्ट, विलफुल मिसकंडक्ट का मतलब होता है, ये भी मैं आपको लिख देता हूं, वॉयलेशन ऑफ पॉलिसी या फिर रूल, ठीक है। किसी रूल और वॉयलेशन पॉलिसी को नहीं मानना, उनको क्या बोलते हैं हम, उनको बोलते हैं हम क्या, विलफुल मिसकंडक्ट, ठीक है। बैटरी का मतलब यहां पे क्या देखने को मिलता है, बैटरी का मतलब यहां पे होता है, जो आपको मैं लिख देता हूं, हार्मफुल करना पेशेंट को, हार्मफुल द पेशेंट बाय टचिंग द पेशेंट, ठीक है। अब कोई जरूरी नहीं है टच करके ही करे, पेशेंट को धक्का देकर अननेसेसरी टच कर रहे हैं, ठीक है, पेशेंट को धक्का दे रहे हैं, अननेसेसरी टच कर रहे हैं, विदाउट कंसेंट पेशेंट को टच कर रहे हैं, ये सारे के सारे कहां पे आएंगे, ये सारे के सारे बैटरी पे आएंगे। डन, चलो बहुत बढ़िया, नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो इसका राइट आंसर है नेग्लिजेंसी, मतलब आपने एक ऐसी लापरवाही की है जिसकी जरूरत नहीं थी, उसकी वजह से पेशेंट को हार्म मिला है, ठीक है, उसको बोलते हैं नेग्लिजेंसी। इज दैट क्लियर, हाँ या ना। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। ये रहा आप लोगों की नजरों के सामने सवाल नंबर 2। सोचना है, समझना है, आंसर करना है, देन यू विल गेट चूज योर राइट आंसर नाउ। चलिए बहुत बढ़िया, क्या लिखा हुआ है, विच क्लाइंट कैन नॉट साइन आउट अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस मतलब मेडिकल एडवाइस के अगेंस्ट कौन सा क्लाइंट जा सकता है, इसमें ये लिखा हुआ है। तो कौन सा जा सकता है, जो जिसमें डिसीजन मेकिंग होगा वही तो जा सकता है कि भैया मुझे ये दवाई नहीं खानी है, क्यों नहीं खानी, मुझे नहीं खानी मेरे मन। आपके पास में राइट होता है किसी भी दवाई को या किसी भी ट्रीटमेंट को डिनाई करने का, आपके पास में प्रॉपर राइट होता है, पर वो राइट तब तक ही होता है जब तक आपके पास में इंसाइट होती है। जब तक आप तक इंसाइट होती है तब तक ही ये राइट काम करता है, बाकी ये राइट काम नहीं करता है। इज दैट क्लियर, ओके। चलिए, तो किसके पास में इंसाइट होगी, आप सोच के देखो। ए प्रेग्नेंट 15 ईयर ओल्ड क्लाइंट विद वेजाइनल स्पॉटिंग, बिल्कुल ये मना कर सकती है, ये अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस जा सकती है, तो ये तो जा सकती है। ए क्लाइंट विद एसटी एलिवेशन ऑन द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है, क्लाइंट में एसटी एलिवेशन मतलब क्लाइंट को क्या हुआ होगा, एमआई हुआ होगा, क्लाइंट को माइकोडाइल इन्फेक्शन, ठीक है, उसी में एसटी एलिवेशन देखने को मिलता है, ठीक है, तो ये भी हो सकता है। थर्ड ऑप्शन क्या बोल रहा है, ए क्लाइंट हु ड्रंक ए बोतल ऑफ वोडका 1 आवर, 1 घंटे पहले ही उसने अल्कोहल को यूज लिया, तो इसके पास में इस टाइम पे ड्राउजी होगा, सोचने समझने की शक्ति इस टाइम पे नहीं होगी, तो ये इस टाइम पे मना नहीं कर सकता कि मुझे अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस जाना चाहिए। नहीं भाई, पीने के बाद उसको बताया जाए कि तुम्हें हॉस्पिटल में दारू छुड़वाने के लिए लेके जा रहे, तो वो तो वैसे ही मना करेगा, वो तो वैसे मना करे, खुद से तो जाएगा नहीं, ठीक है। तो ये एक क्लाइंट अगेंस्ट मेडिकल के नहीं जा सकता, ये तो वैसे ही मना करेगा। एंड एमेंसिपेटेड यानी कि मैच्योर या माइनर, मैच्योर का मतलब एडल्ट ही होता है, बिल्कुल ये भी मना कर सकता है। माइनर, मैच्योर माइनर का मतलब होता है जो समझदार हो चुका है, अब डिसीजन लेने लायक हो चुका है, ठीक है। तो इन सारे ऑप्शंस के अंदर सबके अंदर इंसाइट है, लेकिन एक क्लाइंट है जिसके अंदर डिसीजन मेकिंग अभी नहीं है। इनसाइट क्या बोलूं मैं, अभी बोल देता हूं इतना ही, डिसीजन मेकिंग इस टाइम पे नहीं है, 1 घंटे पहले इसने अल्कोहल पिया है, तो राइट आंसर इज द 3 इज द राइट आंसर। ये मना नहीं कर सकते, बाकी मना कर सकते, बाकी के अधिकारों को हम रक्षा करेंगे। इज दैट क्लियर, सेकंड इज द राइट आंसर। आई होप कि सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे, हाँ या ना, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट 3 नंबर सवाल आप लोगों की नजरों के सामने ये रहा, जल्दी से आंसर कीजिए कि क्या यहां पर आंसर हो सकता है, बताइए। सवाल नंबर 3, हाँ देखो कितना अच्छा सवाल है, इसको भी सोचने समझने की जरूरत है, कितना अच्छा सवाल आप लोगों के सामने आ गया है, देखिएगा। विच सर्कमस्टांसेज वुड कीप द नर्सेज फ्रॉम बीइंग लायबल प्रोफेशनल नेग्लिजेंस, ठीक है, व्हेन द नर्स
मेड ऑन एरर एडमिनिस्ट्रिंग ए ड्रग। जब नर्स एक ड्रग को एडमिनिस्टर करने जा रही है तब आपको क्या इन ऑप्शंस में से देख के लगता है कि वो प्रोफेशनल नेग्लिजेंसी है? आपको इन ऑप्शंस के अंदर से ये पहचानना है कि कहां पर क्लाइंट ने नर्स ने प्रोफेशनल नेग्लिजेंसी की है, लापरवाही बरती है, कौन से ऑप्शंस के पास में उसने नेग्लिजेंसी बरती है, ये मुझे समझा दीजिए इस ऑप्शंस के साथ में। ठीक है, तो अब आप समझ में, आपको नेग्लिजेंसी का मतलब तो समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, कि इंसान लापरवाही कर रहा है भाई, अपना काम ढंग से नहीं कर रहा है, बात खत्म। ठीक है, इतना कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ कि नेग्लिजेंसी क्या है, माल प्रैक्टिस क्या है। सीधी सी बात है भाई, नेग्लिजेंसी के अंदर ही माल प्रैक्टिस आती है। माल प्रैक्टिस ऑल्सो इंक्लूडेड इन नेग्लिजेंसी। ठीक है, तो केस कभी भी माल प्रैक्टिस का नहीं बनता। माल प्रैक्टिस एक छोटी सी चीज है जिसके अंदर आप प्रैक्टिस तो कर रहे हो, काम तो कर रहे हो, लेकिन उसको मेंटेन नहीं कर पा रहे हो जितना आपका नर्सिंग स्टैंडर्ड बोलता है। समझ रहे हो ना? जहां पे मान लो सर्जिकल ग्लव्स यूज करने थे, आपने नॉर्मल लूज ग्लव्स यूज किए, वो तो वैसे ही स्टेराइल तो नहीं होते, क्लीन तो होते लेकिन स्टेराइल नहीं होते। लेकिन सर्जिकल प्रोसीजर में तो सर्जिकल ग्लव्स आपको यूज करने, दैट मीन्स माल प्रैक्टिस। ठीक है, नेग्लिजेंसी के अंदर आपने यूज ही नहीं किए ग्लव्स यूज नहीं किए, है ना, और कुछ इसकी वजह से बहुत सारा काम हो गया है। क्या क्या इन्फेक्शन हो गया, पेशेंट की इन्फेक्शन की वजह से डेथ हो गई है, तो ये सारा प्रोसेस माल प्रैक्टिस भी आएगा और बहुत सारी चीज आएगी, इन सारे क्लाइंट का राइट्स भी आएंगे, सब कुछ मिला के नेग्लिजेंसी बनती है। तो केस जो बनता है वो नेग्लिजेंसी का ही बनता है, माल प्रैक्टिस का कोई केस नहीं बनेगा। ठीक है, माल प्रैक्टिस को भी नेग्लिजेंसी में इंक्लूड करेंगे, ये बात थोड़ा सा क्लियर कर लेना, है ना। ऐसा नहीं 2 लाइन इधर से लिख ली, 2 लाइन इंटरनेट से टीप ली, फिर बाद में पता चला कि ये होता है। ठीक है, केस हमेशा नेग्लिजेंसी का ही बनता है। ठीक है, अंकुर अरोड़ा मर्डर केस सुन के देख लेना। ठीक है, बिस्किट खिला देता है, एस्पिरेट कर जाता है, पेशेंट एनपीओ नहीं रख पाते हैं, किसकी वजह से, किससे पहले, सर्जरी से पहले। ठीक है, तो वो केस भी आप सुनना, जो जजमेंट दिया था किसका, 5 करोड़ रुपए का कुछ वो लगाया था, उस पर चार्जेज लगाया था हॉस्पिटल पे, है ना, तो वो भी क्या लगा था, नेग्लिजेंसी का केस बना था। पूरा पढ़ना है ना, उसको जजमेंट को पढ़ना, क्या देख लेना मूवी। ठीक है ना, वो एक मूवी भी थी, इसके ऊपर एक सॉन्ग भी आया था कि जैसी जिंदगी जैसी तेरी सीरत वैसी सूरत क्यों नहीं, है ना, ऐसे कुछ करके, वो उसी का सॉन्ग था, अच्छा सॉन्ग था। द नर्स डिड नॉट नो द ड्रग वाज कॉन्ट्राइंडिकेटेड फॉर द क्लाइंट, कि नर्स क्लाइंट के बारे में, ड्रग के बारे में नहीं जानती है कि उसको किसके अंदर कॉन्ट्राइंडिकेटेड। तो ये तो लैक ऑफ नॉलेज है भाई। ठीक है, लैक ऑफ नॉलेज। तो यहाँ पे लापरवाही अभी की नहीं, इसकी वजह से पेशेंट मरेगा नहीं अभी तक। तो इसके लिए क्या करवाया जाए, कंटिन्यूस एजुकेशन प्रोग्राम करवाया जा सकता है, CNE, कंटिन्यूएशन एजुकेशन प्रोग्राम, है ना। ठीक है, ओके, नर्सिंग प्रोग्राम करवाया जाए, जैसे CNE प्रोग्राम होते हैं, मैंने अटेंड किए हुए हैं। ठीक है, तो ये इनकी नॉलेज को एनहेंस करवाने के लिए हॉस्पिटल बार बार नर्सिंग स्टाफ या बाकी स्टाफ्स की क्या क्या वो क्लासेज लगवाता भी रहता है, कॉन्फ्रेंस करवाते रहता है। ठीक है, तो ये नेग्लिजेंसी नहीं है। द एक्सेस ड्रग एडमिनिस्टर्ड डिड नॉट कोज एनी क्लाइंट हार्म। देखो ये है ना लापरवाही, साहब बोल रहे कि अगर मैं ज्यादा एक्सेस ड्रग एडमिनिस्टर्ड कर दूं, वो कोई सा भी क्लाइंट को हार्म नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा भाई, क्यों नहीं करेगा? जहां पर 0.5 mg देनी थी आपने 5 mg दे दी, क्यों नहीं करेगा? साइड इफेक्ट आएंगे ना दवाई के, तो साइड इफेक्ट आए भाई। किसी के उसमें ये लिख रखा है, क्या लिख रखा है कि भाई आपको 0.5 mg क्या यूज लेना। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं, नींद नहीं आ रही तो क्लोनाजिपाम यूज ले लो, लोराजिपाम यूज ले लो, सेडेटिव है। ठीक है, लोराजिपाम कितना, 2 mg 5 mg, इससे ज्यादा तो नहीं ले सकते ना। क्लोनाजिपाम 0.5 mg, ठीक है, 1 mg 2 mg लास्ट। ठीक है, इससे ज्यादा यूज ले रहे हो तो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, खत्म, पेशेंट मर जाएगा। तो मतलब आप ये बोल रहे कि कोई काम नहीं करेगा, ये तो आपकी 100% लापरवाही है ना, नेग्लिजेंसी, है ना नेग्लिजेंसी। और ऑप्शन क्या बोलते हैं देखो, ए कोवर्कर कंफर्म दैट द ड्रग डोज वाज करेक्ट। कोवर्कर ये बताएगा कि ड्रग डोज करेक्ट है या नहीं है। तो ये कोवर्कर की है दिक्कत, हमारी नहीं है। कोवर्कर नहीं बताएगा, फिजिशियन बताता है। ठीक है, तो ये तो बात ही नहीं है कि ये नेग्लिजेंसी को बताता है, नेग्लिजेंसी को नहीं बताता। नेग्लिजेंसी का मतलब होता है आप काम कर रहे हो और आपकी वजह से पेशेंट मर गया, आपकी वजह से, यू आर नेग्लिजेंट, आपकी वजह से, आप लापरवाह इंसान है, आपकी वजह से मर गया पेशेंट। और बताऊं नेग्लिजेंसी के कारण, पेशेंट को ET लगी हुई थी, है ना, एंडोट्रेकियल ट्यूब लगी हुई थी। अब वो एंडोट्रेकियल ट्यूब तो चल रही थी। ठीक है, आपने क्या किया, पेशेंट को सक्शन करना था, एंडोट्रेकियल ट्यूब के अंदर सक्शन करना है, क्योंकि अगर वो ब्लॉक हो गई तो पेशेंट की रेस्पिरेटरी बंद हो जाएगी, मर जाएगा पेशेंट उसी टाइम पे। आपने बोल दिया कि नहीं करेंगे,
ठीक है। हर आधा घंटा 2 घंटे में आपको क्या करना था, सक्शन करना था एंडोट्रेकियल को, नहीं किया आपने, ब्लॉक हो गई तो रेस्पिरेटरी डाउन हुआ, अरेस्ट हुआ, मर गया पेशेंट, क्या हुआ, यू आर नेग्लिजेंट, आप लापरवाही इंसान है, आपने सक्शन नहीं किया, आपकी वजह से पेशेंट मर गया, इट्स ए नेग्लिजेंस। ठीक है। अब माल प्रैक्टिस कर रहे हो, गलती से प्रैक्टिस कर रहे हो, क्या सक्शन का प्रेशर कितना होना चाहिए, 100-120 mmHg एडल्ट के अंदर, समझ रहे हो ना, एडल्ट के अंदर। ठीक है। आपका न्यूनेट के अंदर कितना होना चाहिए, 60 से 80, प्री टर्म के लिए 40 से 60। आप उसको कर तो रहे हो लेकिन गलत प्रैक्टिस कर रहे हो, आप सक्शन प्रेशर ही ज्यादा यूज कर रहे हो, पेशेंट को क्या हो गया, ब्लीडिंग हो गई, मतलब आपने काम किया गलत, माल प्रैक्टिस गलत कर रहे हो भाई आप। ठीक है, समझ रहे हो ना बात को, ओके। बट ये भी नेग्लिजेंसी में आएगा कि आपने गलत यूज किया, ये किया, वो किया, सब कुछ नेग्लिजेंसी का केस बनेगा। ठीक है, तो ये तो काम ही नहीं है। द अमाउंट ऑफ द ड्रग वाज डिस्पेंस्ड बाय द फार्मेसी, अमाउंट ऑफ ड्रग फार्मेसी डिस्पेंड करती है, मतलब जैसे ये बोतल है, इस बोतल के अंदर जैसे 2 ग्राम पर ml है, तो ये फार्मेसी इसमें टैग लगा के देती है, बात सही है। तो नेग्लिजेंसी वाला केस कौन सा है इसमें से, ये वाला नेग्लिजेंसी वाला केस है। ठीक है, कि आप ये बोल रहे हैं कि अगर मैं ज्यादा ड्रग का अमाउंट भी दे देता हूं तो कोई घंटा फर्क नहीं पड़े, ऐसा पेशेंट बोल देता, यही बात बोलता है। साइकाट्रिक में तो यही वर्ड्स भी यूज लिए जाते हैं, क्योंकि क्यों लिए जाते हैं, क्योंकि साइकाट्रिक के लिए अनब्यूज लैंग्वेज भी यूज ली जाती है, बहुत सारी चीजें यूज ली जाती है। क्यों यूज ली जाती है, क्योंकि अभी साइकाट्रिक के सवाल भी आएंगे, वो भी देखना है ना। मैं मतलब पेशेंट एक्चुअली में जो बोले वो मैं आपको, अभी तो ये तो पब्लिकली चैनल है, मैं नहीं बोल सकता, लेकिन ये यूज लिए जाता है। आप ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश कीजिए, है ना। कि भाई स्टाफ भी ये बोल देता है कई बार कि कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे मैंने अभी बोला कुछ फर्क, तो ये भी नेग्लिजेंसी है। ठीक है, पेशेंट्स के राइट का अपमान करना भी नेग्लिजेंसी है। इज दैट क्लियर? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। ठीक है, यस, आपको क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कर सकते हैं, इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। ठीक है, चलिए बताइए सवाल नंबर 4, व्हाट यू थिंक अबाउट द क्वेश्चन नंबर 4। फास्टली आंसर दीजिए। ठीक है, चलिए तो इस सवाल पे बात करते हैं। द नर्स इज एंश्योर वेदर इट इज द अप्रोप्रिएट टू डेलीगेट IV साइट ऑब्जर्वेशन टू द लाइसेंस प्रैक्टिस नर्स। ठीक है, लाइसेंस प्रैक्टिस नर्स विच इज द अल्टीमेट अथॉरिटी टू कंसल्ट टू मेक दिस डिसीजन। ये डिसीजन किसने दिया? देखो RN कौन होता है, RN कौन होता है? रजिस्टर्ड नर्स। जैसे मैं हूं इस टाइम पे, भाई मैं इस टाइम पे रजिस्टर्ड नर्स हूं, मेरे पास में RN RM नंबर होते हैं। इज दैट क्लियर? मैं क्या हूं, RN RM नंबर है मेरे पास में। ठीक है, और मैं प्रॉपर एक चैनल से कहा हूं इस टाइम पे, यहां पे हूं मेडिकल कॉलेज के अंदर। ठीक है, ऑटोनोमस मेडिकल कॉलेज के अंदर मैं हूं। ठीक है, मैं एक रजिस्टर्ड नर्स हूं। ठीक है, मैं अगर कोई चीज डेलीगेट करता हूं, डेलीगेट का मतलब किसी रेस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे को बताना कि भाई मैं थोड़ी देर के लिए एडमिन जाके आ रहा हूं। अब मैंने LPN को बोल के गया, LPN को बोल के गया। ठीक है, LPN को बोल के गया कि मैं थोड़ी देर के लिए एडमिन जाके आ रहा हूं, मेरे बच्चों को, बच्चे का मतलब मैं एपीडियाट्रिक के अंदर हूं, मेरे पेशेंट्स को आप 10 मिनट तक देख के जाना, ये और क्या क्या करना है ये चीजें बची हुई है, ये मैं कर चुका हूं, आप पे रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी को सौंप के जाना, दैट मीन्स डेलीगेट करना। डेलीगेट करना मतलब चीजों को आप पे सौंप के जाना। ठीक है, अब ये लाइसेंस प्रैक्टिस नर्स कौन होती है? ये प्रैक्टिस नर्स, इनके पास भी लाइसेंस तो होता है, पर ये प्रैक्टिस नर्स है। प्रैक्टिस नर्स, इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है जितनी हमारी होती है। हम डिसीजन मेकर हो सकते हैं, इनके पास डिसीजन मेकिंग नहीं होती। ये किसके अंडर काम करते हैं? ये इन्हीं के अंडर काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉन्ट्रेक्चुअल नर्स। ठीक है, बिल्कुल कॉन्ट्रेक्चुअल या हायर किया हुआ नर्स। हायर जैसे कैसे नर्स हुए? जैसे कि कनाडा के अंदर भारतीय लोगों को हायर किया जाता है, इट्स ए लाइसेंस प्रैक्टिस नर्स। इज दैट क्लियर? ठीक है, कोरोना आया तो यहाँ पे एक गवर्नमेंट ने वैकेंसी निकाल दी 8000 पोस्ट की, कोरोना की इस अवधि के टाइम पे हमें स्टाफ की जरूरत है। इट्स ए नॉट रजिस्टर्ड नर्स, इट्स ए लाइसेंस प्रैक्टिस नर्स। ठीक है, अपने लाइसेंस पर प्रैक्टिस कर रहे हैं लेकिन ये गवर्नमेंट जॉब पे नहीं है। इज दैट क्लियर? ओके, तो रेस्पॉन्सिबल कौन होगा? ये होगा। तो हमारे डिपार्टमेंट जब भी अगर कोई दिक्कत आ जाएगी तो हम जिम्मेदार है, बिकॉज वी आर परमानेंट स्टाफ। ठीक है, तो ऐसे समझ लो परमानेंट स्टाफ। ठीक है, चलो तो ये अगर ये मुझे जिम्मेदारी कौन देता है, इसको यहां डेलीगेट कर दूं यहां, तो स्टेट नर्स प्रैक्टिस एक्ट अभी तक हमारे इंडिया के अंदर नहीं है। इसमें बहुत सारी ऑटोनोमस आप काम कर सकते हैं, ऑटोनोमस बहुत सारे काम कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट काम कर सकते हैं, अभी तक हमारे इंडिया के अंदर नहीं आया है स्टेट नर्स प्रैक्टिस एक्ट। ठीक है,
जल्दी आने वाला है, बहुत सारी इन पे बातें हो रही है, अथॉरिटी पे बातें हो रही है, इस पे हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर पे बहुत सारी बातें हो रही है, तो ये देखने को मिलेगा तो अच्छी बात है, ठीक है। तो अभी तक तो यही है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 की ओर। बहुत बढ़िया, ये रहा सवाल आप लोगों के नजरों के सामने, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए आंसर दीजिए, क्या आंसर हो सकता है भाई? सोचना है, समझना है, देन यू विल चूज योर राइट आंसर नाउ। बताइए क्या आंसर हो सकता है। क्लास अच्छी लग रही है, ऐसे सवाल देखने को मिलते हैं भाई, है ना। बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट डू थिंक अबाउट द क्वेश्चन नंबर 5? ओके, देखिए सोचते हैं क्या लिख रखा है, ये भी सोच लेते हैं। देखिए, एंड अलर्ट ओरिएंटेड adult Jehovah's Witness client is refusing blood even though he is realized could not be die, not be die मतलब could be die। एक अलर्ट ओरिएंटेड क्लाइंट है। पहली बात तो उसने ये लाइन लिख के ही बता दिया हमें कि आपके ये सोचना, एडल्ट भी है, मना नहीं कर सकता, अलर्ट है तो भी बिल्कुल, है ना, ओरिएंटेड है, मतलब क्लाइंट में 24 घंटा क्या मतलब अच्छी खासी ओरिएंटेड है, एडल्ट है, मतलब इसके पास में रिफ्यूजिंग पावर है, इंसाइट भी है, तो ये रिफ्यूज भी कर सकता है। किसको रिफ्यूज कर सकता है? ट्रीटमेंट को। इसने बता दिया मुझे ब्लड नहीं चढ़ाना है, मैं नहीं चढ़वाऊंगा ब्लड भाई, बात खत्म। हाँ मुझे भी पता है मैं ब्लड नहीं चढ़ाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, लेकिन मैं नहीं चढ़ाऊंगा ब्लड, ठीक है, बात खत्म। ओके, द वाइफ, इसकी वाइफ है ना देवी जी, हु नॉट ए बिलीवर, उसको बिलीव नहीं है, आस्क दैट ब्लड गिवन, है ना, कि ब्लड के बारे में देना है नहीं देना, हाउ शुड द सिचुएशन बी हैंडल, कैसे हैंडल करोगे बताओ। तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं, देखो आगे तो बहुत सारी चीजें हो सकती है भाई, कि आपको ब्लड नहीं दिया गया तो आप मर जाओ, क्लाइंट ने बोल दिया मुझे मर जाने दो, कोई बात नहीं, लेकिन मरने का अधिकार क्लाइंट के पास नहीं है। पहली बात तो मरने का अधिकार क्लाइंट के पास नहीं है, ठीक है। तो आपको आप हेल्प ले सकते हो इसमें, कोर्ट का हेल्प ले सकते हो, जजमेंटल का हेल्प, जुडिशरी का हेल्प ले सकते हो। अगर आपने ब्लड नहीं चढ़ाया तो पेशेंट मर जाएगा, ठीक है। लेकिन पहली प्रायोरिटी तो इस टाइम पे क्या है, पेशेंट के पास में राइट टू रिफ्यूज द ट्रीटमेंट, ये राइट होता है पेशेंट के पास में, जब तक पेशेंट क्या है, अलर्ट है, ओरिएंटेड है और एडल्ट है। इज दैट क्लियर? तो उसके पास में अभी तक तो रिफ्यूजिंग का टाइम है। अब इसमें कुछ और लिख रहा है, डू नॉट गिव द ब्लड, हम ब्लड नहीं देंगे, रेस्पेक्टिंग द क्लाइंट्स राइट टू रिफ्यूज, बिल्कुल इसके पास में राइट टू रिफ्यूज का क्या है, क्या है इसके पास में अथॉरिटी है इस चीज की भाई, बात खत्म, ठीक है। अगर ये आगे लिख देता कि कोर्ट की हेल्प लेंगे वगैरह वगैरह, देखते हो इसकी वाइफ को, गिव ब्लड एज द वाइफ वांट्स बिकॉज रिफ्यूजल वुड बी सुसाइडल, इसको ब्लड को वाइफ को दे देंगे बिकॉज रिफ्यूजल सुसाइडल हो सकता है। नहीं ऐसी तो कोई बात ही नहीं है ना, कैसी बात क्यों नहीं है, सुसाइडल रिस्क तो रिफ्यूजल सुसाइडल को तो नहीं बताएगा, सुसाइडल तो आइडिया भी नहीं है इसके पास में, वाइफ को क्यों देंगे, तो कुछ उल्टा सुल्टा लिख रखा है। कॉन्टैक्ट द हॉस्पिटल एडमिनिस्टर एंड टेक प्रोटेक्टिव कस्टडी ऑफ द क्लाइंट, प्रोटेक्टिव कस्टडी ऑफ द क्लाइंट, हॉस्पिटल एडमिनिस्टर को बताएंगे। देखो ये सारे काम कर सकते हैं, है ना, ये सारे काम कर सकते हैं, लेकिन पहली प्रायोरिटी तो रिफ्यूज है, नहीं चढ़ाएंगे भाई, बात खत्म, ठीक है। उसके बाद कर सकते हैं ये, सी इफ द क्लाइंट हैज एन एडवांस डायरेक्टिव प्रायर टू मेकिंग द डिसीजन, सी देखेंगे इफ द क्लाइंट हैज एन एडवांस डायरेक्टिव प्रायर टू मेकिंग द डिसीजन देने से पहले एडवांस डायरेक्टिव देखेंगे कोई उसके पास एडवांस डायरेक्टिव है या नहीं है। मैं बताता हूं आपको क्या होता है एडवांस डायरेक्टिव, ठीक है। ये सवाल भी आता है कि व्हाट इज द एडवांस डायरेक्टिव, किसी को कोई आइडिया तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, अभी तो पहला ही आंसर है, ठीक है। इसमें पहला आंसर ये है कि पहली प्रायोरिटी ये है, उस टाइम पे रिफ्यूज कर देंगे, ठीक है। अब सुनो क्या होता है एडवांस डायरेक्टिव, एडवांस डायरेक्टिव, ठीक है। एडवांस डायरेक्टिव क्या होता है इसको मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं, ठीक है। यहां समझा दो सर, यहां अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। एडवांस डायरेक्टिव, ओके, तो सुनना मेरी बात को, सुन रहे हैं सर बताइए, ओके देखिएगा। एडवांस डायरेक्टिव होता है, ये हमारा कौन है, रामलाल, है ना, ये हमारा कौन है, रामलाल, ठीक है। चलो रामलाल अभी पूरी तरीके से सही था, है ना, रामलाल नहीं कोई अच्छा सा नाम बताओ, ओरिएंटेड भी था, ठीक है, एडल्ट भी था, ठीक है, ओरिएंटेड एडल्ट भी था, अलर्ट भी था,
ठीक है। इनसाइट भी अच्छी खासी थी, मतलब ये पूरी तरीके से सही था। इसका नाम बताओ क्या है? तो मिस्टर कालीचरण, कालीचरण था, मिस्टर कालीचरण। ओके, मिस्टर कालीचरण पूरी तरीके से सही था। जैसे मैं हूं इस टाइम पे, आप हो इस टाइम पे। अब आप इस टाइम पे एक काम कर सकते हैं, इस टाइम पे काम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द कोर्ट। कोर्ट की हेल्प से लेके एक आप एफिडेविट बनवा सकते हैं। एफिडेविट ही होता है, ज्यादा कोई बड़ी चीज नहीं होती। एक एफिडेविट बनवा सकते हैं, एक एफिडेविट बनवा सकते हैं, और इस एफिडेविट पे ये लिखवा सकते हैं कि इन फ्यूचर एक एफिडेविट बनवाएंगे और इसमें ये लिख सकते हैं कि इन फ्यूचर, कब? इन फ्यूचर अगर मैं मेंटली इल हो जाता हूं, मेंटली इल है ना, इन फ्यूचर इफ आई मेंटली इल हो जाता हूं, या तो मैं मेंटली इल हो जाता हूं, या मैं अनेबल टू टेक डिसीजन, अगर मैं डिसीजन लेने लायक नहीं बचूं, ठीक है, या मैं अनकॉन्शियस रहूं, ठीक है, या मैं टू मच ड्राउजी रहूं, जिस टाइम टू मच ड्राउजी, कहने का मतलब मैं डिसीजन लेने के लायक अगर मैं नहीं बचूं इन फ्यूचर, आगे जाके मुझे कोई ऐसी बीमारी हो जाती है या मैं कुछ ऐसा कर लेता हूं कि मैं उस टाइम पे डिसीजन मेकिंग नहीं ले सकता, तो आप लोग मेरे पे डोंट, आप लोग मेरे पे ये एडवांस डायरेक्टिव में लिखा रहेगा कि ये प्रोसीजर फॉलो नहीं कर सकते, प्रोसीजर फॉलो नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। जैसे कौन कौन सा लिखवा सकते हो आप, जो आपके ऊपर डिपेंड है, ये कोर्ट इसको डिसीजन वो करता है, अप्रूव भी करता है, ठीक है। जैसे मेरे पे ईसीटी नहीं लगेगी भाई, मेरे पे ईसीटी फॉलो नहीं करनी है। अब ईसीटी के लिए तो देखो डिप्रेशन में दी जाती है, सुसाइडल आइडियाज के अंदर दी जाती है, समझ रहे हो ना, ठीक है। अब उस टाइम पे तो पेशेंट खुद का डिसीजन तो रहता नहीं है, तो ईसीटी तो इनवॉलंटरी होती है, वैसे भी पेरेंट्स उसके लिखते हैं, वैसे पेशेंट भी लिखता है लेकिन पेरेंट्स भी लिखते हैं उसके अंदर कंसेंट के अंदर, क्यों? क्योंकि पेशेंट के पास तो इंसाइट नहीं है, तो वो तो डिसीजन ले ही नहीं पाएगा कि ईसीटी दूं या नहीं दूं। अगर पेशेंट के पास में एडवांस डायरेक्टिव है तो आप ईसीटी, और ईसीटी पे लिख रखा, और इस एडवांस डायरेक्टिव पे ये लिख रखा है कि ईसीटी फॉलो नहीं करना, तो नहीं होगी भाई, कोई और ही ट्रीटमेंट इसके लिए चूज किया जाएगा, ईसीटी फॉलो नहीं होगी। सीपीआर मेरे पे नहीं दिया जाएगा, रिसक्सिटेट मेरे पे नहीं किया जाएगा, ब्लड किसी दूसरे का मुझ पे डोनेट नहीं किया जाएगा, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें। अगर आपके पास में एडवांस डायरेक्टिव में चीजें लिख रखी तो आप इनको फॉलो नहीं करवाओगे। एक एफिडेविट होता है, ये एफिडेविट कब बनवाना होता है? जब ये कालीचरण पूरी तरीके से ओरिएंटेड एडल्ट हो, ये सारी क्राइटेरिया को फॉलो करता हो। मतलब मैं अभी लिख के दे दो, एक एफिडेविट बनवा लो कि इन फ्यूचर अगर मैं पागल हो जाता हूं तो मेरे ऊपर ईसीटी फॉलो नहीं होना चाहिए। ये क्या ये ईसीटी के लिए ही है क्या? नहीं, बाकी प्रोसीजर्स के, मुझे ब्लड डोनेट नहीं करवाएगा कोई सा भी, समझ रहे हो, मेरे फैमिली के अलावा मुझे कोई ब्लड डोनेट नहीं देगा, तो ये एडवांस डायरेक्टिव चेक करनी है आपको, ठीक है। लेकिन पहला काम तो क्या है, ये क्लाइंट कब ये एडवांस डायरेक्टिव काम आएगा? जब आप इस कंडीशन में हैं। तो हमारा क्लाइंट तो किस कंडीशन, हमारा क्लाइंट तो अभी भी सही है, पागल हुआ ही नहीं, तो उसके पास प्रॉपर रिफ्यूज करने का टारगेट है। अगर पेशेंट पागल होता, डिसओरिएंटेड होता, पागल होता, अनकॉन्शियस होता, तो आप एडवांस डायरेक्टिव चेक करोगे क्या कहीं इसने लिख तो नहीं रखा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, तो क्लास में फर्स्ट नंबर था राइट आंसर, ठीक है। ये सारी चीजें समझने की होती है डियर, है ना, ये सारी चीज समझने की होती, कहीं नहीं मिलेगा ऐसा मटेरियल, है ना। सारे लोग वही पढ़ा रहे हैं कि बीसीजी को कौन से रूट से देंगे, जैपनीज को कौन से रूट से देंगे, हैं फीवर का टेम्परेचर कितना होता है, वो तो आप लोगों को भी पता है। इन चीजों को पढ़ो ताकि इन चीजों को सिर्फ और सिर्फ चक्रव्यूह सीरीज वाले ही आंसर दे पाए इनका, समझ रहे हो ना, चक्रव्यूह सीरीज वाले ही आंसर दे पाए इनका कि हाँ यस इट्स द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, थैंक यू। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 6। क्या बोलता है सवाल नंबर 6 आप लोगों के सामने, देखिए बताइए क्या बोलता है सवाल नंबर 6। ओके देखिए, ये हमारे साथ भी हुआ है ना। ए नर्स इज गिव ए क्लाइंट हु द रॉन्ग मेडिकेशन, एक नर्स ने गलत मेडिकेशन दे दी है। पहली बात ये नेग्लिजेंसी है कि आपने गलत मेडिकेशन दे दी, ठीक है। अब लेकिन ये पूछता क्या है वो हमें डिसाइड करना है। ओके, आफ्टर असेसिंग द क्लाइंट
देखो क्लाइंट को असेसमेंट करना पहला प्रायोरिटी होता है, तो इसने असेस भी कर लिया, इट पहली प्रायोरिटी खत्म। द नर्स कंप्लीट एन इंसिडेंट रिपोर्ट, नर्स ने एक इंसिडेंस रिपोर्ट भी बना ली कि भैया गलत मेडिकेशन चली गई है, रॉन्ग मेडिकेशन दे दी है, रॉन्ग मेडिकेशन दे दी है। उसके बाद हम क्लाइंट को असेसमेंट कर लिया, मतलब क्लाइंट क्या है, आउट ऑफ डेंजर है, आउट ऑफ डेंजर सिचुएशन पे है, मतलब क्लाइंट अभी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस इंसिडेंस रिपोर्ट को बना लिया, कोई सा भी वार्ड के अंदर अनहैपनिंग रिपोर्ट होती है उसको इंसिडेंस रिपोर्ट बनानी होती है, बिल्कुल बनानी होती है, क्योंकि उसमें हमें लिखना होता है कि क्या क्या गलत हुआ, ठीक है। जैसे साइकेट्रिक के अंदर किसी पेशेंट ने किसी स्टाफ को झापट मार दिया, या किसी स्टाफ पे हमला कर दिया, या कुछ ऐसा अनहैपनिंग हो गया है ना जो नहीं होना चाहिए था, ठीक है, वो सारी चीजें हो गई है, तो उसका इंसिडेंस रिपोर्ट बनेगी, ठीक है। ये इंसिडेंस रिपोर्ट बनेगी और ये बन के अथॉरिटी के पास जाएगी, हायर अथॉरिटी एमएस के पास जा सकती है, मेडिकल सुपरिटेंडेंट के पास, या फिर आपके हॉस्पिटल में डायरेक्टर के पास जा सकती है, चांसलर के पास जा सकती है, ओके, ठीक है। तो हाँ, तो विच स्टेटमेंट डिस्क्राइब व्हाट विल बी नेक्स्ट, ये बन गई। अब आगे क्या करना मैंने बता दिया ना, ये या तो एमएस के पास में आएगी, या इंसिडेंस रिपोर्ट कमेटी और होती है एक हॉस्पिटल में, इंसिडेंट रिपोर्ट कमेटी। ये रिपोर्ट कमेटी, ये कमेटी क्या करती है, डिसीजन लेती है। क्या डिसीजन लेती है कि साल भर में मेरे पास में 100 रिपोर्ट आई, 100 रिपोर्ट आई, कौन सी रिपोर्ट आई, 100, कौन सी 100 रिपोर्ट आई कि निडल स्टिक इंजरी, ये रिपोर्ट आई निडल स्टिक इंजरी, पेशेंट स्टाफ को क्या हो रही है कि 100 में से 70 रिपोर्ट आ रही है निडल स्टिक इंजरी की, तो ये कमेटी क्या करेगी, एक्शन लेगी, एक्शन लेगी। अब ये क्या क्या एक्शन, निडल स्टिक इंजरी से बचाने के एक्शन होगी, लेगी, और ट्रीटमेंट के लेगी, ठीक है। कि क्या एक कमेटी बना देगा अलग से ही कि हॉस्पिटल में किसी को भी निडल स्टिक इंजरी हो जाती है तो आप इस इंसान से मिल सकते हैं, रूम नंबर इसमें जाके डायरेक्ट मिल सकते हैं, आपको इम्यूनोग्लोबुलिन चढ़ेगी, या फिर आपका प्रॉपर ट्रीटमेंट होगा, या फिर जांच होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी पेशेंट की और आपकी, ठीक है। HIV ओरल टोटली वायरल मार्कर होंगे सारे के सारे, ठीक है, या फिर आपको वैक्सीनेशन करवा दिया जाएगा पूरे स्टाफ को, समझ रहे हो ना। तो ये क्या किया, इंसिडेंस किसने किया, ये इंसिडेंस कमेटी रिपोर्ट ने किया, इज दैट। तो ये रिपोर्ट ये बनाने के बाद, इंसिडेंस बनाने, ये रिपोर्ट बनाने के बाद में देखो ये क्या हुआ, असेसमेंट हुआ, यहाँ पे नर्सिंग वालों ने क्या किया कि इंसिडेंस रिपोर्ट बना के वार्ड से भेज दी। तो ये भेज कहाँ दी, ये पूछ रहा है कि बनाने के बाद आपने क्या किया, देखते क्या किया। द इंसिडेंस विल बी रिपोर्टेड टू द स्टेट बोर्ड ऑफ नर्सिंग, स्टेट बोर्ड ऑफ नर्सिंग को भेजो। भाई स्टेट बोर्ड ऑफ नर्सिंग तो क्या करेगा, ये तो स्टेट बोर्ड ऑफ नर्सिंग तो क्या करता है, ये तो आपको लाइसेंस देने का काम करता है ना। तो आपको निडल स्टिक इंजरी हुई है, आपने गलत मेडिकेशन दी, तो आपके काउंसिल को बताने की क्या जरूरत है? द फॉर्म विल बी यूज्ड फॉर द एडवांस ड्रग रिएक्शन रिपोर्ट, इसको किसके लिए यूज लिया जाए, एडवांस ड्रग रिएक्शन रिपोर्ट के लिए। भाई इससे थोड़ी, इसमें थोड़ी लिखेंगे हम क्या हुआ है, इसमें तो हम ये लिखेंगे हमने गलत मेडिकेशन दे दिया और हमारी, और इसमें एक्सप्लेनेशन भी लिखेंगे हमने क्यों क्या हो गया था इसलिए दे दिया, क्या पता 2 नाम के एक पेशेंट थे इसलिए दे दी गई है, समझ रहे हो ना, उसके फादर के नाम भी इसलिए था, आइडेंटिफिकेशन बैंड पे भी यही लिखा हुआ था इसलिए दे दी, कहीं भी एरर हो सकता है। द मेडिकेशन एरर विल बी रिजल्ट इन द नर्स बीइंग सस्पेंडेड ऑफ द फैसिलिटी, ओके। द इंसिडेंस रिपोर्ट विल बी यूज्ड फॉर द रिस्क मैनेजमेंट, देखो ये लिख रखा, मतलब पूछा क्या है, पूछा ये है कि आपने रिपोर्ट बना लिया, अब इस रिपोर्ट का क्या करना है, इसकी कमेटी को भेजो ताकि रिस्क मैनेजमेंट ये सोचेगा आगे जाके कितने रिस्क हो सकता है स्टाफ को, ठीक है। बाकी आपके खिलाफ जो एक्शन लिया जाएगा वो कमेटी अलग से लेगी। ये पूछा कि इस रिपोर्ट का क्या करना है, इसने पूछा क्या, वो सवाल देखना है, इस रिपोर्ट का क्या करना है। इस रिपोर्ट को इंसिडेंस कमेटी के पास भेजेंगे, हर हॉस्पिटल में पाई जाती है, हर हॉस्पिटल में पाई जाती है। 4th इज द राइट आंसर, बहुत बढ़िया। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, बताइए व्हाट यू थिंक क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट यू थिंक क्वेश्चन नंबर 7, बताइए What do you think about the question number 7? बहुत अच्छी क्लास है, मजा आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। ये भी सवाल आप लोगों के सामने, बताइए। देखिएगा क्या लिख रखा है, while giving the change of the shift report to the oncoming night shift nurse, जब शिफ्ट चेंज हो रही थी, जब इवनिंग और नाइट के बीच में शिफ्ट चेंज हो रही थी, शिफ्टिंग ड्यूटी होती है नर्सिंग वालों की, ठीक है, शिफ्ट चेंज हो रही थी। द इवनिंग शिफ्ट नर्स स्मेल एल्कोहल ऑन द नाइट शिफ्ट ब्रेथ, हाय हाय, जैसे मैं इवनिंग में हूँ, नाइट वालों को ओवर दे रहा हूँ, तो ओवर देते टाइम पे मैंने सूंघ लिया उस स्टाफ को कि वो ड्रंक करके आया है, अल्कोहल पी के आया है। अब मेरा क्या काम है, शायद यही पूछा होगा, है ना। हाँ, द इवनिंग शिफ्ट नर्स शुड, अब मैं क्या करूं, क्या करूं भाई,
तो क्या प्रायोरिटी है आपकी? प्रायोरिटी सेफ्टी है। किसकी सेफ्टी? इस स्टाफ की सेफ्टी। ये तो दारू पी क्या है, इसको तो मरने दो। ये जिस पेशेंट पे काम करेगा उसकी सेफ्टी। पेशेंट सेफ्टी इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। क्यों सेफ्टी? सेफ्टी क्यों? सेफ्टी इसलिए क्योंकि ये दारू पी के काम करेगा तो पेशेंट को मार देगा या कुछ गलत दे देगा, नेग्लिजेंसी वाला काम करेगा। तो आपको क्या करना है? आपको डायरेक्ट धीरे से किसको बता देना है? इंचार्ज को बता देना है, नर्सिंग सुपरवाइजर को बता देना है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? कहाँ लिख रहा है? इमीडिएटली रिपोर्ट टू फाइंडिंग टू द नर्सिंग सुपरवाइजर। इमीडिएटली बता देना। नर्सिंग सुपरवाइजर क्या करेगा? वो इस स्टाफ को चेंज कर देगा, दूसरा नया स्टाफ मंगवाएगा उसी टाइम पे कॉल करके, ठीक है। ऑब्जर्व द नर्सिंग फॉर अदर साइन ऑफ द इंटॉक्सिकेशन। अच्छा, इसका थोड़ी ट्रीटमेंट करना है। लीव ए नोट फॉर द नर्सिंग मैनेजर, रीड द मॉर्निंग। मॉर्निंग पढ़ेगा, सारी रात तो वो दारू पी के क्या देगा? दवा देगा। ये तो इमीडिएटली करना। आस्क द नर्स इफ शी हैज बीन ड्रिंकिंग। उससे पूछोगे तो वो तो मना ही करेगा ना, वो थोड़ी मना, वो तो बोल देगा यार छुपा ले, क्या ही बात हो गई इतनी सी। तो ये आंसर इसका बेस्ट है, ठीक है। यस, पेशेंट की सेफ्टी भी आपको चूज करनी है भाई, ठीक है। इज दैट क्लियर? फर्स्ट इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द क्वेश्चन नंबर 8? बताइए, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द क्वेश्चन नंबर 8? वेरी गुड। ओके, द नर्स इज एडमिनिस्ट्रिंग मेडिकेशन एंड द क्लाइंट स्टेट आई हैव नेवर सीन दिस पिल बिफोर। जब आप एक क्लाइंट को दवाइयाँ दे रहे थे, हाँ ये साइकेट्रिक, हाय भाई सर्दी है अच्छे लेवल की। जब आप क्लाइंट को दवाइयाँ दे रहे थे तो दवाई देने के टाइम पे क्या हुआ दोस्तों? दवाई देने के टाइम पे क्लाइंट ने बोला अरे 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 रुको, ये पीले कलर की दवा तो मैं खाता ही नहीं हूँ, आज मुझे क्यों मिल रही है? फिर बोले कि तो 3 दिन से चल रही है। नहीं भाई, मैं पिछले 2 दिन से तो दवाई नहीं खा रहा हूँ। आप क्या करोगे कि रुको मैं चेक कर लेता हूँ। तुरंत डॉक्टर नर्सेज नोट्स खोले और उसमें देखा ऑर्डर कि यार ये आज से ही चालू हुई है, कल से नहीं थी, मेरी मिस्टेक है, ठीक है। तो क्लाइंट ने बोला कि मैंने तो ये दवाई देखो पीला ही कलर हो गया। क्लाइंट ने बोला मैंने तो ये दवाई पहले देखी नहीं भाई, ये तो मुझे पता नहीं। व्हाट इज शुड बी डू नेक्स्ट? क्या करने वाले? चेक द मेडिकेशन ऑर्डर। चेक द मेडिकेशन ऑर्डर, है ना, कि मेडिकेशन ऑर्डर तुरंत चेक करो भाई, पेशेंट झूठ नहीं बोल रहा। दूसरा, रीअश्योर द क्लाइंट दैट द फिजिशियन मस्ट बी हैव ऑर्डर। अरे कि भाई डॉक्टर साहब ने प्रिस्क्राइब की है, हमारी गलती नहीं, खा लो चुपचाप से। ये भी बात सही है, लेकिन पहला काम तो चेक तो करो, क्या पता पेशेंट सही बोल रहा है, आपसे गलती हो गई हो। ये सेकंड काम है, फिर सेकंड में बोल सकते हो आप। टीच द क्लाइंट अबाउट द इफेक्ट ऑफ द मेडिकेशन। अरे भाई ये क्यों बताना है, तो बाद की बात है। इन्फॉर्म द क्लाइंट दैट पिल ऑफन लुक डिफरेंट बिकॉज ऑफ द डिफरेंट ब्रांड, कि ये डिफरेंट है, डिफरेंट ब्रांड की है। ये भी थर्ड काम कर सकते हैं, है ना, ये बता सकते हैं। लेकिन सबसे पहले तो आपको चेक करना चाहिए कि यार कहीं पेशेंट सही बोल रहा है, गलती अपन से तो नहीं हो गई। और बिल्कुल ऐसा करते भी हम लोग। फर्स्ट इज द राइट आंसर, है ना। कितने अच्छे अच्छे सवाल हैं, मजा आ रहा है, कुछ भी बोलो मजा आ रहा है, ठीक है। यही सवाल आप लोगों को कहीं न कहीं सिलेक्शन की ओर लेके जाएंगे। यही सवाल होते हैं जो गलत कर दोगे, कुछ भी चूज कर लोगे, उल्टा सुल्टा हो जाएगा मामला, ठीक है। समझ रहे हो ना मेरी बात को? फिर बोलोगे सर ये क्या से क्या हो गया देखते देखते। फिर मत बोलना मेरे से कि सर ऐसे हो गया और वैसे हो गया, ठीक है। चलिए बताइए, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द क्वेश्चन नंबर 9? ओके, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द क्वेश्चन नंबर 9? व्हाट इज एसेंशियल फॉर एन इन्फॉर्म्ड कंसेंट? क्या इन्फॉर्म्ड कंसेंट में एसेंशियल है? क्या इन्फॉर्म कंसेंट लेते हैं किसी भी सर्जरी का या कोई भी प्रोसीजर करने से पहले, जहां पे इन्फॉर्म कंसेंट जरूरत है उसमें क्या क्या जरूरत है? एक तो वो क्लाइंट की लैंग्वेज में लिखा होना चाहिए, मैं कुछ जनरली बता देता हूं। एक तो वो क्लाइंट की लैंग्वेज में लिखा होना चाहिए, रीडेबल होना चाहिए, समझ में आना चाहिए, और मेडिकल टर्म में लिखा होना चाहिए, प्लस उसके हिसाब से उसको टर्म को प्रॉपर समझाना भी चाहिए किसको? पेशेंट को। इसका मतलब ये होता है, ओके। दूसरी चीज, पेशेंट को प्रॉपर पढ़ना है, सुनना है, समझाना है। कौन समझाएगा? कंसेंट फॉर्म कौन लेता है? डॉक्टर लेता है या सर्जन लेता है। नर्सिंग स्टाफ का काम नहीं है कंसेंट फॉर्म लेना, ठीक है। प्रॉपर समझाना है भाई, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट एक चीज और बता देता हूं मैं आपको, क्या है, और अभी तो इसी में देखते हैं कि भैया क्या क्या जरूरत होती है उसके अंदर, ठीक है। देखो, द क्लाइंट हैज बीन इन्फॉर्म्ड ऑफ द फैक्ट, कि क्या क्या हो सकता है। कॉन्सिक्वेंस, मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई की सर्जरी हो रही है, हार्ट की सर्जरी हो रही है, तो हार्ट के सर्जरी के फैक्ट बताएंगे कि आपको ऐसे 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 किया जाएगा, पूरी चीजें प्लानिंग की बताते हैं, हम ऐसे ऐसे करेंगे, दूरबीन के द्वारा ऑपरेशन किया जाएगा,
या फिर चीरा लगाकर ऑपरेशन किया जाएगा, है ना, डायग्राम बनाकर भी बता सकते हो, जितना क्लाइंट सेटिस्फाइड नहीं हो पाए तब तक बताना है। एंड इम्प्लीकेशन ऑफ द शेड्यूल्ड प्रोसीजर, पूरे प्रोसीजर के बारे में बताओगे। इन्फेंट कॉम्प्लिकेशन के बारे में भी बताना है कि आपकी मृत्यु भी हो सकती है, ऐसा भी बताना है। अगर आप सहमत हैं तो आप साइन कीजिए, ठीक है। द क्लाइंट इज टोल्ड दैट स्टैटिस्टिकल रेट ऑफ द सक्सेस, कि भैया इतने % सक्सेस है, इतना ही थोड़ी होता है कंसेंट में, यही थोड़ी है कितना % सक्सेस, बाकी मर जाते हैं, ऐसा थोड़ी बताना है। द क्लाइंट इज टोल्ड द नेम ऑफ द असिस्टिंग हेल्थ केयर प्रोफेशनल, ये सारी चीजें कंसेंट में नहीं होती। द क्लाइंट नो द टाइम ऑफ द प्रोसीजर, ये सब कंसेंट में नहीं होती, कंसेंट में ये सारी चीजें होती है। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर, फर्स्ट इज द राइट आंसर, ठीक है। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर, फर्स्ट इज द राइट आंसर, ठीक है। आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। डन, फर्स्ट इज द राइट आंसर, बहुत बढ़िया। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट की ओर, जो आप लोगों के सामने ये रहा। बताइए, व्हाट यू थिंक अबाउट द क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट यू थिंक। हाँ, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट अबाउट ऑर्गन डोनेशन। बताइए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है रिगार्डिंग गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट अबाउट ऑर्गन डोनेशन, गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट डोनेशन के रिगार्डिंग। बताइए कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, वो है क्या है, करेक्ट है, ठीक है, करेक्ट है, ओके। बताइए, ऑल फैमिलीज ऑफ द क्लाइंट हु हैव डाइड, ऑल फैमिलीज ऑफ द क्लाइंट। देखो गवर्नमेंट के लिए पूछ रहा, आपके लिए नहीं। गवर्नमेंट को क्या रिक्वायरमेंट है, बस देखो गवर्नमेंट क्या कर रही होगी ऑर्गन डोनेशन के लिए, क्या कर रही होगी, मुझे सोच के देखो क्या 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 कर रही होगी। सब लोगों को एजुकेट कर रही होगी, सारे लोगों को ऐड चला रही है, हॉस्पिटल में ऐड आ रहे हैं, ठीक है, न्यूज़पेपर में ऐड आ रहे हैं, टीवी पे ऐड आ रहे हैं, रेडियो पे ऐड आ रहे हैं, ठीक है ना, बीच बीच में हमारी क्लास में भी ऐड आ जाते हैं, ठीक है, मेडिकल की वजह से, ठीक है। अब देखो क्या हुआ रहा, ऑल फैमिलीज ऑफ द क्लाइंट की सारी फैमिलीज हु हैव डाइड, है ना, जो मरने वाले हैं, मस्ट बी अप्रोच्ड, उनको अप्रोच करो अबाउट ऑर्गन डोनेशन। बात सही है, कहाँ गलत लिखा हुआ है कि जो क्लाइंट मर रहा है उनकी फैमिलीज को अप्रोच करो कि ऑर्गन डोनेशन कर जाए, किसी और की भी जान बचा के जाए। और यही होता है, यही तो होता है हॉस्पिटल में भी। द मेडिकल एग्जामिनर शुड बी नोटिफाइड ऑफ ऑल पोटेंशियल ऑर्गन डोनर्स, मेडिकल एग्जामिनर को नोटिफाइड कर दो। ये तो बाद की बात है ना कि कौन कौन डोनर कर रहा है, वो बाद में कर दो, पहले तो ये काम करो ना भाई, है ना। गवर्नमेंट के लिए सबसे बड़ा काम है डोनर मिलना, डोनर मिलना। कोई डोनर नहीं देता है, कोई ऑर्गन नहीं देता है, कोई नहीं चाहता, ठीक है। तो पहले फैमिलीज को अप्रोच करो कि भाई दे दो, ठीक है। ऑल रिक्वेस्ट मस्ट भी, ये सारा काम है ही नहीं, गवर्नमेंट को ये अलाउड है। फैमिलीज को क्या करो बताओ, अगर कोई मर रहा है, जैसे ब्रेन डेथ से मर गया, कोई ब्रेन डेड से मर गया, तो उसके ऑर्गन यूज लिए जा सकते हैं। इज दैट क्लियर। चलो फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। बताओ, ए क्लाइंट लर्न सी इज प्रेग्नेंट एंड आस्क द नर्स फॉर नेम ऑफ अबॉर्शन क्लिनिक, ठीक है। एक क्लाइंट प्रेग्नेंट है और वो पूछ रही है कि अबॉर्शन क्लिनिक कौन कौन सी है, ओके। द नर्स डज नॉट बिलीव अबॉर्शन इज मोरली राइट, नर्स बिलीव नहीं कर रही है कि अबॉर्शन राइट है। भाई राइट है, पहली बात तो राइट है, ठीक है, क्लाइंट का राइट है। व्हाट इज द नर्सेज बेस्ट रेस्पॉन्स, व्हाट इज द नर्सेज बेस्ट रेस्पॉन्स, बताओ क्या करना है आपको, बेस्ट रेस्पॉन्स क्या होना चाहिए नर्सेज का। तो हर कोई हॉस्पिटल अबॉर्शन के लिए ऑथोराइज नहीं होता है, हर कोई हॉस्पिटल्स अबॉर्शन के लिए ऑथोराइज नहीं होता है। मिनिस्ट्री या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इसको रिकॉग्नाइज करता है। तो मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे जाएंगे और वहाँ से जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उसके एरिया के, ठीक है, जितने भी हॉस्पिटल है तो लीगली क्या है, ऑथोराइज्ड है, लीगली ऑथोराइज्ड है, उसका प्रिंट निकाल के आप दे देंगे कि ये है, बाकी के हॉस्पिटल्स में आप नहीं जा सकते, वो लीगली नहीं है, बात खत्म, ठीक है। तो यही करना है, गिव द क्लाइंट अवेलेबल प्रिंटेड, आपको प्रिंट नहीं करना है, मतलब प्रिंट तो आपको ही करना है लेकिन इसमें छेड़छाड़ नहीं करनी है। अवेलेबल प्रिंटेड, ये अवेलेबल कहाँ से होगे, गवर्नमेंट अथॉरिटी से मिलेगा, उसकी साइट पे देखने को मिलेगा, ये दे देना। बाकी रिमाइंड द क्लाइंट द अबॉर्शन, स्टॉप द बीटिंग ऑफ हार्ट, टेल द क्लाइंट दैट शी विल हैव द आस्क द फिजिशियन, एनकरेज द क्लाइंट टू वेट, ये सारे के सारे कौन कर लेगा,
ये सारे के सारे कौन कर लेगा, जहां पे ये अबॉर्शन करवाएगी या करवाएंगे, ठीक है, वो हॉस्पिटल वाला कर लेगा ये सारे काम, ठीक है। कहाँ कर लेगा, कंसेंट के अंदर कर लेगा, कंसेंट के अंदर ये सारी चीजें लिखी होती है, ठीक है। तो आप सिर्फ प्रिंटेड नोट्स दे सकते हैं कि भैया यहाँ यहाँ जाइए, आप यहाँ यहाँ चीजें मिल जाएंगी। इज दैट क्लियर, ठीक है। क्योंकि उसने पूछा, अरे यार कोई आपसे पूछे, सीधी सी बात है, ये क्या हाँ बोले रहे हो, आपसे पूछे कि मुझे अबॉर्शन कराना है, बताओ कहाँ कराना है, तो आप एज ए लीगली बात करोगे ना, इलीगल तो मैं बात नहीं कर रहा, ठीक है। लीगली बात करोगे ना, इलीगली तो पता नहीं आप क्या क्या बोलोगे कि पहली लेनी है, दूसरे दिन 2 लेनी है, तीसरे दिन 3 लेनी है, ऐसा बात नहीं कर रहा हूं मैं। बात कर रहा हूं किसके रिगार्डिंग, लीगल तरीके से। तो लीगल तरीके से बताते हो कि यार ये हॉस्पिटल है, गूगल पे निकाल के यार ये मिनिस्ट्री की लिस्ट है, इसमें ये हॉस्पिटल, इन पे जाओगे तो बिल्कुल इन पे होता है। फिर वहां जाके वो लोग आपको समझाएंगे कि अबॉर्शन से क्या क्या कॉम्प्लिकेशन है, क्या नहीं है, सारा कंसेंट के अंदर साइन करवाएंगे, ठीक है। तो 4th इज द राइट आंसर, है ना। ये तो आपकी बात है ना। चलिए बताइए, what to think about the question number 12, what to think about the question number 12, what to think about the question number 12, बताइए जल्दी से आंसर कीजिए। क्लाइंट हैज टर्मिनल कैंसर, व्हाट इज द करेक्ट इलिस्ट्रेशन ऑफ द एसोसिएटेड ग्रिफ स्टेज, बताइए भाई। किसी क्लाइंट को क्या है, किसी क्लाइंट को क्या है, टर्मिनल कैंसर है, तो आप बताइए इसमें से ग्रिफ की स्टेज में कौन सा बिलीव करा। ग्रिफ की स्टेज कौन सा, डाबडा वाली, डी ए बी डी ए, ठीक है। डिनाइल, अग्रेशन, बार्गेनिंग और डिप्रेशन और एक्सेप्टेंस, तो ये कौन सी चीजें इनमें से फॉलो हो रही है, बताओ कौन सी चीज इनमें से फॉलो हो रही है, बताओ भाई कौन सी चीजें इनमें से फॉलो हो रही है। द क्लाइंट से आई हैव लाइव्ड ए गुड लाइफ एंड आई एम रेडी टू गो, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिनाइल। क्या ये क्या ना, क्लाइंट बोल रहा है मैं अपनी जिंदगी अच्छे से जी रहा हूं एंड आई एम रेडी टू गो, अब मैं जाना चाहता हूं, है ना। मैंने अपनी जिंदगी आराम से जी ली है, गुड लाइफ, लाइव्ड मतलब जी ली है, मैंने अपनी जिंदगी आराम से जी ली, अब कोई बात नहीं है, मुझे जाना चाहिए, मतलब एक्सेप्टेंस आ गया उसको, ये एक्सेप्टेंस है। तो ये तो गलत है कि ये डिनाइल का एग्जाम्पल, डिनाइल में तो मना कर देता है भाई, ठीक है। जैसे आप लोग मना कर देते हो कि मैं लाइक नहीं करूंगा, इट्स अ डिनाइल एग्जाम्पल, ठीक है। द क्लाइंट से आई नीड टू बेटर डॉक्टर सो ही कैन क्योर मी, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ बार्गेनिंग, है ना। कि वो क्या बोल रहा है कि क्लाइंट ये बोल रहा है कि भैया कि मुझे ये देखो क्या बोल रहा है, द क्लाइंट से आई नीड टू बेटर डॉक्टर सो सी कैन क्योर मी, कि मुझे दूसरा डॉक्टर देख लेना चाहिए, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ बार्गेनिंग, कि ये बार्गेनिंग का एग्जाम्पल है ना। ये बार्गेनिंग का एग्जाम्पल ये भी नहीं है, ये भी बार्गेनिंग का एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है। मैं बताऊंगा बार्गेनिंग का एग्जाम्पल कौन सा है। यहाँ पे ये मतलब पहले वाले डॉक्टर की बात को ये नहीं मान रहा है, इसलिए ये दूसरा डॉक्टर देख रहा है, तो अभी डिनाइल वाली फेज में ही है, ये डिनाइल वाली फेज में, ये पहले वाले डॉक्टर की बात नहीं मानी, ठीक है। द क्लाइंट से आई एम नॉट टेकिंग एनी मोर कीमोथेरेपी बिकॉज द कैंसर इज रेजिस्टेंस, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिप्रेशन, ये भी डिप्रेशन वाला नहीं है। क्लाइंट बोल रहा है कि कीमोथेरेपी से कैंसर रजिस्ट हो चुका है, ये एग्जाम्पल ऑफ डिप्रेशन है, डिप्रेशन वाला एग्जाम्पल नहीं है। जो भी एग्जाम्पल है प्रॉपर तो किसी में बैठ नहीं रहा, लेकिन डिप्रेशन वाला एग्जाम्पल ये नहीं है, डिप्रेशन में इतना सोच ही नहीं पाता और डिप्रेशन वाले फीलिंग देगा। द क्लाइंट से आई कैन नॉट बिलीव गॉड वुड डू दिस टू मी, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंगर, ठीक है। ये है हकीकत में एंगर, ठीक है, ये है एंगर हकीकत में, ठीक है। क्या गुस्सा नहीं आता, क्या गुस्सा नहीं आता, आपको कोई दिक्कत हो जाए, बीमारी आपको नहीं, मैं नहीं चाहता बीमारी हो, लेकिन आपको कोई दिक्कत हो जाए तो आपको गुस्सा आता है। जैसे कल मेरे साथ हुआ, मैं कल क्लास कल ही करने वाला था, ठीक है। कल का मतलब जब भी आप ये वीडियो देख रहे होंगे, इससे पहले चलती हुई क्लास में सब कुछ ठीक चल रहा था, ठीक है। जब सब कुछ ठीक चल रहा था तो कैमरे के लेंस के पीछे ज़्यादा मॉइस्चराइजर हो गया रूम के अंदर, तो कैमरे के लेंस के पीछे फॉग जमा हो गया और विजन ब्लर हो गया, कैटरैक्ट हो गया, कैमरे को कैटरैक्ट हो गया, क्लास बीच में ही डिसकंटिन्यू करनी पड़ी। तो मुझे भी गुस्सा आया कि ये मेरी क्लास में ऐसा क्यों होता है, कभी लैपटॉप बंद हो जाता है, कभी आवाज़ नहीं आती है ना, जबकि सारी चीज़ें A to Z लगी हुई है, हर चीज़ यहाँ पर सारी चीज़ें अच्छी लगी। बस दिक्कत ये है कि मैं अकेला क्लास को कंटिन्यू करता हूँ, क्योंकि मुझे अकेला जीने में पसंद है, समझ रहे हो ना। अगर मेरे पीछे भी कोई टेक्निकल टीम वाला इंसान बैठा होता तो वो करता, ठीक है। लेकिन हम लोग तो सर वही है,
समझ रहे हो, सब कुछ खुद से करना है, क्योंकि मैं सब कुछ कर सकता हूं, मैं सारे सब्जेक्ट को पढ़ा सकता हूं, तो आप भी सारे सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं और आप भी पास हो सकते हैं। ठीक है, ये चैलेंज मेरे लिए कि क्लास को कैसे लाइव करना है, ये चैलेंज आपके लिए कि आपको कैसे पढ़ना है। तो जैसे मेरे सामने आया तो मुझे भी गुस्सा आया कि ये मेरे साथ ही क्यों होता है, क्लाइंट को कैंसर हुआ तो बोला भगवान मेरे साथ गलत क्यों करता है, मेरे साथ ये क्यों होता है, तो इसको गुस्सा आ रहा है। इज द एंगर, इज द एंगर। इज दैट क्लियर? फोर्थ इज द राइट आंसर। देखो कहां से सवाल पूछा इसने, थोड़ा सा दिमाग तो लगाना ही है आपको, थोड़ा सा दिमाग तो लगाना ही है आपको। बहुत बढ़िया, ठीक है, ओके, वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 और यहाँ पे डिस्क्लोज कर लेते हैं, देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। ठीक है, चलो वो नेक्स्ट क्लास के अंदर देख लेंगे, इस क्लास के अंदर इतना ही। ठीक है, मिलते हैं आपसे एक नए एपिसोड के अंदर। जी हाँ दोस्तों, आपको एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, TSL ने क्या यहाँ पर नया चीज़ स्टार्ट कर दिया, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यस, नो 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 नो, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, जस्ट अ वेट। ओके, चलिए वो नेक्स्ट क्लास के अंदर शो करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से नई क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। क्या आप गवर्नमेंट नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और इस तैयारी के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है अप्लाइड बेस्ड क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस को लेकर, एनक्लेक्स के सॉल्यूशंस को लेकर, तो डोंट वरी, ये टेंशन अब आप हम पर छोड़ दीजिए, क्योंकि सनी सर यहां पर लेकर आए कंप्लीट एनक्लेक्स सोल्डर सॉल्यूशन मात्र मिनिमल चार्जेस के अंदर। तो अधिक जानकारी के लिए तरुण सनी लेक्चर्स ऐप को डाउनलोड करें, डाउनलोड ऐप नाउ।